Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to explain class 12 Maharashtra Board History chapter number 11 India Transform part 1. So let's start. So firstly, what is the meaning of transform? Transform मतलब होता है change. Okay? तो इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए थे वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. These lessons review the advancement in various fields in India since 1990. We shall do this by citing a few representative example. तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि 1990 से लेकर अब तक इंडिया में क्या क्या एडवांसमेंट आई है, क्या क्या चेंजेस आया है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये सब हम इस चैप्टर में एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं. ओके, सो नाउ 11.1 Globalization. India before 1990 and India after 1990 are much apart. It adopted liberal economy policy in 1990 and many things changed. तो अगर हम इंडिया को 1990 से पहले वाला इंडिया देख लेंगे और अगर हम 1990 के बाद वाला इंडिया देख लेंगे तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग है. ये क्यों ज़्यादा अलग है? क्योंकि 1990 से पहले एक तो हमारी इकोनॉमी बहुत लो थी और हमारे पास एडवांस टेक्निक्स नहीं थी. जैसा जो चल रहा है वैसे ही चल रहा था. लेकिन 1990 के बाद हमने बहुत सारे सेक्टर्स में डेवलप किए. ठीक है, हमारे पास एडवांस टेक्निक्स है और सबसे पहली बात कि हमारा उस टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया था. ठीक है, 1990 में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा था, हमारी जीडीपी हाई चल रही थी. तो जीडीपी हाई थी तो हमारे पास पैसा था, मनी है तो पावर है. ओके, तो इसलिए मनी की वजह से हमने पैसे लगाए और हमारा डेवलप हो रहा था. सो इट एडॉप्टेड लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी. लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी क्या, इसका मतलब होता है लिबरल इकोनॉमी पॉलिसीज मीन्स कि जहाँ पर टैक्स फ्री होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत कम रोल होता है और टैक्स नहीं पे करना पड़ता है. तो इंडिया में 1990 में लिबरल इकोनॉमी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी और इसके साथ साथ और भी कई सारे चेंजेस हुए थे. वो चेंजेस क्या है वो हम एक एक करके देखेंगे. ओके, सो जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड गेट. ओके, सो गेट. टैरिफ्स मतलब क्या होता है? टैरिफ्स का मतलब होता है टैक्स. ओके, तो टैक्स एंड ट्रेड पर ये एग्रीमेंट बेस्ड था. इस एग्रीमेंट में क्या क्या था? ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैनी कंट्रीज हैड एडॉप्टेड द पॉलिसीज ऑफ इम्पोजिंग वेरियस ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड. ठीक है, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो देखो वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? पैसे की ज़रूरत होती है. क्योंकि पैसा है तो ही उन लोगों के पास पावर है और अगर पावर है तो वो किसी ने अटैक किया तो अटैक बैक कर सकते हैं. ठीक है, अगर मनी नहीं है तो कुछ भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा. लेकिन अगर मनी है तो हम लोग भी अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो यही सोचकर उधर के लोगों पर, जो भी लोग बाहर से सामान ला रहे थे और अपने कंट्री में बेच रहे थे, उन पे क्या कर दिया गया कि बहुत हाई टैक्स उनको पे करने के लिए मजबूर कर दिया गया. उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए और ज़बरदस्ती बहुत सारे बर्डन्स डाल दिए गए. ठीक है, इम्पोजिंग वेरियस ड्यूटीज़ मतलब बहुत सारे बर्डन्स डाल दिए गए इस इंटेंशन से ताकि वो प्रोटेक्ट रहे. ओके, क्योंकि उन लोग से टैक्स लेकर वो अपनी होम मार्केट प्रोटेक्ट करना चाहते थे. टैक्स से फंड जमा करते और फिर उसको यूज़ करते अगर कुछ उन पर खतरा आता तो वर्ल्ड वॉर के टाइम. ओके गाइज, नाउ इट रिजल्टेड इन डिक्लाइनिंग ऑफ ट्रेड. देखो उन लोगों ने टैक्सेस तो लगा दिए उन पर इतने, लेकिन उन लोगों के पास तो पैसे थे ही नहीं पे करने को. तो उन लोगों का पूरा ना एकदम ट्रेड ही बंद हो गया. अब ट्रेड नहीं तो उन लोगों के पास पैसा कहाँ से आए? जो लोग ट्रेड से ही अपना घर चलाते थे. सो उन लोगों का क्या रिजल्ट हुआ कि डिक्लाइनिंग ऑफ ट्रेड. उन लोगों पे बहुत आफत आ गई वी कैन से. एंड क्या हो गया, उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो हो गया. ठीक है, उन लोगों के पास किसी भी चीज़ के लिए, इसेंशियल चीज़ों के लिए भी पैसे नहीं थे. सो ये कब तक चलता? तो इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई इन क्यूबा में. ओके, क्यूबा एक कंट्री है. ये प्रॉब्लम डिस्कस करने को एक मीटिंग बुलाई. 56 नेशन ने इस मीटिंग को अटेंड किया था ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए. और उन लोगों ने ये मीटिंग इस इंटेंशन से बुलाई थी कि इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ लेंगे. ओके, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेडर्स को प्रॉब्लम होती है उसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, ये मीटिंग बुलाई गई थी. ओके गाइस, नाउ अ लीगल अग्रीमेंट. ओके, a legal agreement was signed in Geneva
by 23 nations on 30 अक्टूबर 1947. तो उन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन करा 30 अक्टूबर 1947 को, विच इज़ नॉन एज गेट. ओके, इसका ही नाम क्या था? गेट. दिस एग्रीमेंट वॉज फर्स्ट मल्टीनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट. तो ये जो गेट था ये वर्ल्ड का फर्स्ट एग्रीमेंट था जहाँ पे मल्टीनेशनल यानी कि बहुत सारे अलग अलग नेशन ट्रेड के लिए एग्रीमेंट साइन किया था. ओके, सो गेट गेव प्रायोरिटी टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू प्रोडक्शन एंड ट्रेड. तो गेट का मकसद क्या था? इस चीज़ का मकसद ये बनाने का, ऑर्गेनाइजेशन का मकसद बनाने का यही था कि इकोनॉमिक डेवलप होना चाहिए. कैसे होना चाहिए? प्रोडक्शन एंड ट्रेड के थ्रू. ओके, इकोनॉमिक हर किसी को डेवलप करनी थी और उन लोग जो भी मेंबर कंट्रीज थे उन लोगों का सबका इंटेंशन यही था कि इकोनॉमिक डेवलप होना चाहिए. टू ट्रीट द मेंबर कंट्रीज एज मोस्ट फेवर्ड नेशंस. तो मोस्ट फेवर इन इकोनॉमिक टर्म्स, मोस्ट फेवर मतलब क्या होता है कि उनसे बहुत लो टैक्स लिया जाए. ओके, मतलब एज कम्पेयर टू अदर्स उनसे बहुत लो टैक्स लिया जाए. और चाहे सामने कितने भी अच्छे रिलेशन वाले कंट्री हो, लेकिन अगर मेंबर कंट्री है तो उन्हें प्रायोरिटी मेंबर कंट्री को देना है और उनसे बहुत लो टैक्स लेकर उन्हें फेवर करना है. ठीक है, आपस में ये उन लोगों का अग्रीमेंट था. नाउ an annual meeting of the member countries of JET used to be held at Geneva. ओके, सो हर साल, एनुअल मीन्स कि हर साल एक मीटिंग होती थी जो भी मेंबर कंट्रीज थे गेट के, और ये मीटिंग कहाँ पर होती थी? जेनीवा में. ओके, पर ईयर एक मीटिंग रहती थी और इस मीटिंग को कौन अटेंड करता था? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर कंट्रीज. रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि जिसको लोग चुनते हैं, किसी एक पर्सन को, और वो सामने आकर सारी प्रॉब्लम अपनी रखता है. ओके, तो हर कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव आता था और इनटाइटल्ड मीन्स कि सबको राइट दिया जाता था, सबको हक था कि एक वोट के थ्रू अपने एक एक प्रॉब्लम बताए. ओके, ये प्रॉब्लम डिस्कस, फिर ये प्रॉब्लम बताए, एंड जब ये प्रॉब्लम सब अपनी अपनी बता दे तो सब वहाँ पर इसके बाद डिस्कशन होता था कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाए, इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए. ओके, एंड पूरी यही बात चलती थी वहाँ पर ये मीटिंग में. और ऐसा नहीं है कि किसी को, एक को दो को नहीं, सबको फेवर किया जाता था और सबकी एक एक प्रॉब्लम सॉल्व की जाती थी. ओके, एंड लेटर गेट बिकम अ पार्ट ऑफ वन encompassing organization known as World Trade Organization WTO. तो बाद में क्या हुआ कि गेट किसका पार्टनर बन गया? WTO का. ओके, गेट एंड WTO साथ में आ गए. गेट एंड WTO साथ में आ गए, लेकिन अब गेट एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, अब गेट को किसने उस टाइम पे ही गेट को किसने रिप्लेस कर दिया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, WTO ने गेट को रिप्लेस कर दिया था. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO. सो ऑन 1 जनवरी 1995 को 123 नेशंस साथ में आए और उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया. ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मोटिव ये था कि पूरे वर्ल्ड में फ्री ट्रेड होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में ऐसे ट्रेड होना चाहिए जहाँ पर टैक्स ना लगे. ओके, और ये ऐसा नहीं है कि एक दो स्टेट्स के लिए ही था या किसी थोड़े बहुत नेशंस के लिए था, नहीं, ये पूरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था. WTO पूरे वर्ल्ड के लिए था और इंडिया भी इसका मेंबर है. Arthur Dunkel, the Director General of WTO, prepared a draft which has been fundamental to the establishment of the organization. तो ये जिनकी फ़ोटो दिख रही है, ये आर्थर डंकल, ये डायरेक्टर थे WTO के, और इन्होंने एक डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट. उन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी था, और दिस ड्राफ्ट इज़ नॉन एज डंकेल ड्राफ्ट. ये ड्राफ्ट का क्या नाम था? इसको क्या कैसे जाना जाता था? डंकेल ड्राफ्ट, क्योंकि इसे बनाया किसने था? आर्थर डंकेल ने, इसीलिए इसका नाम था डंकेल ड्राफ्ट. द क्रक्स, क्रक्स का मतलब क्या होता है? पॉइंट. ठीक है, तो इस ड्राफ्ट का पॉइंट ये था कि इम्पोर्टेंस देना है, इम्फेसिस, इम्पोर्टेंस देना है ट्रेड पे, कि कैसे पूरे वर्ल्ड में फ्री ट्रेड हो सके. गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी क्या होती है? कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाए हुए टैक्स से फ्री कैसे हो.
और उसमें जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ट्रेड पे उससे फ्री कैसे हो। और दिस अप्रोच, इसे ही क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ओके, सो ऑल पार्टिसिपेटरी स्टेट्स all participating countries agreed upon a set a rule and premises common to all would promote the international trade। तो जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उसके WTO के, उन सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन लोगों ने फॉलो करना ये शुरू कर दिया। उन लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम सब यही फ्री ट्रेड फॉलो करेंगे पूरे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ओके, और शुरू में ये कहाँ पर ये था, इनिशियली ये किसे प्रोवाइड किया जाता था, स्पेयर्स ऑफ ग्रांट, मतलब कि स्पेयर्स, देखो ज्योमेट्री में हमारा स्पेयर कुछ और होता था, लेकिन यहाँ पे स्पेयर मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे अलाउड था, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, रिजर्व सेक्टर्स के लिए, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस सेक्टर्स के लिए यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ किया जाता था। ओके, सो आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ WTO इंडिया पुट अ थ्रस्ट ऑन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ओके, तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि इंडिया भी WTO का मेंबर था। जब इंडिया WTO का मेंबर बन गया तो इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही थर्स्ट था कि इकोनॉमी का प्रोग्रेस होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमी का प्रोग्रेस होना चाहिए। सो इन this expect the contribution of Prime Minister of India Narasimha Rao and Finance Minister Manmohan Singh is very important। तो इस चीज़ की कंट्रीब्यूशन में, WTO की कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। ठीक है, ये दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह टुक अहेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। तो मनमोहन सिंह ने, अटल बिहारी ने ये पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाई, इसमें अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी में ट्रेड के लिए। ठीक है, एंड द रिपोर्ट पब्लिश बाय WTO इट हैज़ मेड अ स्पेशल मेंशन ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। वाओ, वेरी नाइस। सो क्या हुआ कि जब WTO का रिपोर्ट आया 2006 में, तो उधर पे स्पेशली मेंशन क्या किया गया कि इंडिया की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हाई हो चुकी है पहले से, मतलब कि इससे फ़ायदा हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, इंडिया की ग्रोथ रेट हाई हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई थी। और ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट्स, देखो क्या हुआ था, ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट्स में देखो, जब खुद के पास पैसा रहेगा तो ही तो इन्वेस्ट करेगा, यानी कि पैसा था, इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स में भी ग्रोथ हो रहे थे। फॉल इन द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी लाइन के नीचे, जो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, जिन लोगों के भी मतलब ये भी था, उसके भी नीचे वो भी गिर रहा था, मतलब कि कम हो रहा था हमारे देश में। एंड फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, देखो इन्फेंट जो बहुत छोटे, एक साल से भी कम के एज के बच्चे होते हैं, कुछ मंथ्स के ही बच्चे होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उसमें भी क्या हुआ था, कम आई थी, उसमें भी अच्छा थोड़ा इंक्रीज हुआ था, डेवलप हुआ था, और वो बच्चों की डेथ कम हो रही थी। ओके, इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर लिटरेसी, अच्छा खासा लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा था उस टाइम पे। एंड पोर्टेबल वाटर एंड ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। पोर्टेबल वाटर मतलब क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर। ओके, पोर्टेबल मतलब ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर एंड ड्रेनेज सिस्टम, जो नदी के पानी लैंड वगैरह में पूरे बहते रहते हैं, वो भी अच्छे से मैनेज किया जा रहा था। आर ऑल्सो मेंशन इन दिस रिपोर्ट। तो जब WTO का रिपोर्ट आया तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्स थी इंडिया के बारे में। बाय अडॉप्टिंग ways like simplifying import rules, modifying laws regarding right on intellectual property, modifying patents law, India entered the global economy। तो देखो, जब इतना सब ट्रेड आसान हो गया, सिंपल मेथड्स को फॉलो करे, तो क्या हुआ, मॉडिफाई, थोड़ा सा डेवलप करने से देखो कितनी सारी अच्छाइयाँ आ गई। कहाँ पर अच्छाइयाँ आ गई, जैसे हमने यहाँ पर सब पढ़ा, लिटरेसी रेट में, पॉवर्टी लाइन में डिक्रीज़ हुआ, सब चीज़ अच्छी आ गई थी, और इंडिया ग्लोबली
एंटर कर रहा था इकोनॉमिक में, ठीक है। पेटेंट मतलब होता है इजी, ठीक है, इजी लॉज की वजह से इंडिया में इतनी ग्रोथ हो गई थी। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे।